जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्ज़ाम पेज पर। दोस्तों, आज हम साइंस का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ऑथेंटिक है। जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए ये क्वेश्चन हैं और ये सही और सटीक आंसर के साथ हम इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि आपको दिखे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमें, और एक एक करके देखिए। ये एसएससी, जीडी, एमटीएस और जो भी एग्ज़ाम होते हैं इस तरह के, ग्रुप डी या फिर अग्निवीर का, इस सब में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इसको ज़रूर एक एक करके देखें और इसको दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें किस में अमरत्व का गुण पाया जाता है, जो कभी मरता नहीं, अमरत्व वाला गुण पाया जाता है। तो दिया हुआ है अमीबा, हाइड्रा, एस्कैरिस और जोंक। तो अमीबा इसका आंसर होगा। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। एक अमीबा से दो अमीबा बन जाता है। तो ये अपना अस्तित्व दूसरे दूसरे अमीबा में बना लेता है, यानी एक से दो बन जाता है। इसलिए इसमें एक तरह से अमरत्व का गुण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अमीबा। अगला क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पौधे और जंतुओं के बीच के कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। तो इसका आंसर होगा यूग्लिना। यूग्लिना चूँकि फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसको हम पौधा भी कह सकते हैं। और ये आसपास के वातावरण से अपना भोजन भी इकट्ठा कर लेता है, इसलिए इसको हम जंतु भी कह सकते हैं। इसलिए यूग्लिना को पौधा और जंतु के बीच के योजक कड़ी के रूप में माना जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यूग्लिना। याद रखेंगे। तो ये सब क्वेश्चन आप एक एक करके देखें। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है। तो निम्नलिखित में से एक वास्तविक मछली, चार ऑप्शन दिया हुआ है। एक है क्रे फिश, दूसरा है कटल फिश, तीसरा है फ्लाइंग फिश और चौथा है सिल्वर फिश। तो इसमें जो वास्तविक मछली है वो है फ्लाइंग फिश, और जो बाकी है ये समुद्री जीव हैं। जैसे सिल्वर फिश एक तरह का इंसेक्ट है जो पानी में रहता है, समुद्र में रहता है। कटल फिश भी एक तरह का इंसेक्ट ही है। क्रे फिश ये भी ऑक्टोपस के प्रजाति का ही माना जाता है। तो ये सब मछली नहीं है, वास्तविक मछली ये नहीं है। तो वास्तविक आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्लाइंग फिश, यानी ये वास्तविक मछली है। अगला क्वेश्चन है, शीत रक्त वाला प्राणी है। इसमें से कौन सा शीत रक्त वाला प्राणी है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि शीत रक्त वाला प्राणी किसको कहते हैं। तो वैसा जीव जो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेता हो, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर पर उसका टेम्परेचर निर्भर रहता हो, तो उसे हम शीत रक्त वाला प्राणी कहते हैं। तो इसमें शरीर सिर्फ वाला भी आता है, एम्फीबियन भी आता है, कुछ इंसेक्ट भी आते हैं। तो इसमें सर्प भी शीत रक्त वाला प्राणी है, मेढक भी है, छिपकली भी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सभी जीव जो हैं वो शीत रक्त वाला प्राणी है। यानी शीत रक्त का मतलब हुआ कि वैसा जीव जो वातावरण के अनुसार, वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी डी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। यानी जंतुओं को क्लासिफाइड किया गया है कई सारे ग्रुप में। तो इनमें से कौन सा ग्रुप जंतुओं का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है हेमिकार्डेटा, तीसरा है इकाइनोडर्मेटा, चौथा है अर्थोपोडा। तो अर्थोपोडा इंसेक्ट का ग्रुप होता है, तो सबसे बड़ा ग्रुप अर्थोपोडा का ही है। यानी दुनिया में जंतुओं को क्लासिफाई जो किया गया है दुनिया के जंतुओं का, तो अर्थोपोडा का जो ग्रुप है इसमें जो जीव आते हैं वो मोस्टली क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। तो अर्थोपोडा का ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है, यानी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ऑर्थोपोडा। तो इसको याद रखेंगे। चौथा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा, सही होगा। अगला है, एम्फीबियन वर्ग के जंतु इनमें से कौन सा है। किसको एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबियन उसको कहते हैं जो जल और स्थल दोनों पर रहता हो, ऐसा जीव, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। तो जल और थल दोनों पर पाए जाने वाले, तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, तो इसको एम्फीबियन कहते हैं, एम्फीबियन ग्रुप।
तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है। नियत तापी प्राणी कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है शार्क, सांप, छिपकली और चमगादड़। तो देखो अभी आपने देखा सांप, छिपकली ये सब क्या है, तो शीत रक्त वाला प्राणी है। नियत ताप वाला प्राणी कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी चमगादड़। चमगादड़ क्या है, नियत तापमापी प्राणी है। इसका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, यानी चमगादड़ आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है डायनासोर थे, डायनासोर क्या था इसमें से। तो कहता है सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया और मेसोजोइक सरीसृप। तो सरीसृप उसको कहते हैं वैसे प्राणी को जो रेंग के चलता हो, यानी जिसका बॉडी ज़मीन में टच करते हुए चलता हो, उसको सरीसृप कहते हैं। तो डायनासोर जो है वो मेसोजोइक सरीसृप माना जाता है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। डायनासोर क्या था, मेसोजोइक सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषैले सर्पों के विष ग्रंथियाँ परिवर्तित रहती है, यानी विषैले सर्पों में, विषैले सांपों में विष ग्रंथि इनमें से क्या है। तो यकृत ग्रंथि, क्या है उसके यकृत में जहर होता है, या लार ग्रंथि लार में, या पीयूष ग्रंथि, या इन सभी में। तो विषैले सांपों में लार में, उसके लार में ही क्या होता है, जहर होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लार ग्रंथि। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लार ग्रंथि। तो एक एक करके इस क्वेश्चन को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों की हड्डी होती है, पक्षियों की हड्डी कैसी होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है खोखली, ठोस, लचीली और इनमें से कोई नहीं। तो पक्षियों की हड्डी कैसी होती है, खोखली। याद रखेंगे ए, इसकी वजह से उसका बॉडी हल्का होता है और उसे ऊपर उड़ने में मदद मिलता है। तो इसकी हड्डी क्या होती है, खोखली होती है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी, यानी उड़ नहीं सकता और तेज गति से दौड़ सकता हो, तो ऐसा पक्षी इसमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच और एमू। तो आपको ऑब्वियसली ये पता होगा कि ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ता नहीं है और तेज़ दौड़ता है, तेज़ भागता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे विशाल जीवित स्तनधारी जीव है। तो सबसे विशाल स्तनधारी जीव इसमें से कौन सा है, हाथी, ऊँट, नीली व्हेल और मनुष्य। तब से विशाल जीवित स्तनधारी, तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही, नीली व्हेल, जो समुद्र में पाया जाता है। और स्तनधारी उसको कहते हैं जो बच्चे को जन्म देता हो। तो इसमें से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, नीली व्हेल। तो सी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है स्तनियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। तो स्तनधारियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान, यहाँ पे का लिख लीजिए, का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। तो गाय, मनुष्य, चमगादड़, बकरी। तो बकरी के बॉडी का टेम्परेचर आमतौर पे क्या होता है, इन सभी से ज़्यादा होता है, यानी लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर इसके बॉडी का, डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। तो बकरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा, तो डी। तो मनुष्य का तो आपको पता ही है 37 डिग्री के आसपास, और इन सभी जानवरों में गाय, चमगादड़ इस समय बकरी से कम होता है, यानी बकरी के बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इन सभी में ज़्यादा होता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। डॉल्फिन क्या है इसमें से, एम्फीबिया, पक्षी, स्तनधारी और मत्स्य। तो डॉल्फिन ऑब्वियसली क्या है, स्तनधारी है, ये भी बच्चे को जन्म देता है, स्तनधारी। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। तो सी ऑप्शन आप यहाँ पर लगाएं। अगला क्वेश्चन है जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है। ऑप्शन है जीन, कोशिका, जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। तो जीवन का भौतिक आधार हम जीव द्रव्य को कह सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे गोल्गी ऑपरेटस, गोल्जी काय, न्यूक्लियोस, राइबोसोम, तो ये सब तो होगा नहीं। तो कोशिका का ऊर्जागृह जो एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मित करता है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय भाग कौन करता है? तो कोशिका में प्रोटीन निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम। यानी कोशिका में प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है? राइबोसोम पे। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो राइबोसोम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग यानी ऑर्गेनल्स सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? तो देखिए, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही पाया जाता है। लवक यानी प्लास्टिड्स, ये भी पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रिक्तिका पादप कोशिका में एक ही होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। और जंतु कोशिका में क्या होता है? छोटा छोटा और बहुत सारे होते हैं। तो ये भी ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है, ये सभी। तो ये दो तो दिया हुआ है। यहाँ पर रिक्तिका के बारे में आप ये रख सकते हैं कि पादप कोशिका में एक ही होता है, जंतु कोशिका में बहुत सारे। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी लगा लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि पादप कोशिका में एक ही रिक्तिका पाया जाता है लेकिन बहुत बड़ा, और जंतु कोशिका में क्या होता है? छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी लगा लेते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही होगा, क्योंकि दो ऑप्शन ऊपर के जो हैं वो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। तो आप इसको रख सकते हैं, ये सभी। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कहलाता है, किसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं? यानी सुसाइडियल बैग ऑफ द सेल। तो सुसाइडियल बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम्स। याद रखेंगे, लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली। और जो ऑप्शन है राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम्स, गोल्गी काय, तो ये सब नहीं होगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम्स को। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ? कोशिका में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। याद रखेंगे 80% से ज़्यादा जल पाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? यानी यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट कौन देखता है कोशिका में, कोशिका के अंदर? ऑप्शन दिया हुआ है राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। तो राइबोसोम्स नहीं होगा, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये कोशिका को पावर देता है यानी एनर्जी देता है। लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो बचा कौन सा? गोल्जी काय, गोल्गी ऑपरेटस क्या है? यातायात प्रबंधक का काम करता है कोशिका के अंदर। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन दिया हुआ है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कई बार। तो वाल्डेयर, वॉटसन, क्रिक और जोहानसन। तो जोहानसन महोदय ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सबसे पहली बार जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। अगला है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और राइबोसोम। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? क्रोमोसोम। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? तो समसूत्री विभाजन मतलब सेल डिवीजन। तो इसमें एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, तो यानी 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समसूत्री विभाजन में दो कोशिकाओं का दो कोशिका बनते हैं, एक कोशिका से दो कोशिका बनता है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। अगला है,
आगे दोस्तों मैं ये बताता चलूँ कि आप झा एग्ज़ाम पेज से रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, टिक मार्क वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो आप इस झा एग्ज़ाम पेज चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने आसपास जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हों उनको एक बार बोलिए ज़रूर कि झा एग्ज़ाम पेज से जुड़ें और इसको शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, ऑथेंटिक सूचनाएं देते हैं आपको, और जो क्वेश्चन होता है पूरा अपडेटेड होता है। टाइम पास नाम की कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे। आप आएँ, सीधा पढ़ें और टू द पॉइंट पढ़ें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप ज़रूर झा एग्ज़ाम पेज को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हम अगला देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेगर मेंडल का कौन सा सिद्धांत है? तो कोश का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, आनुवंशिकता के नियम और उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत। तो मेंडल साहब ने आनुवंशिकता के नियम का क्या किया था, प्रतिपादन। ग्रेगर मेंडल ने, आपको पता होगा कि मटर के पौधों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके आनुवंशिकता के नियम को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन उपस्थित होता है, जीन कहाँ होता है? तो देखिए, राइबोसोम, गुणसूत्रों में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जीन जो होता है ये केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों पे पाया जाता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन लगा लेंगे बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में कौन सा पदार्थ है जो आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है? तो कोशिका के अंदर दिया हुआ है ऑप्शन डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो निश्चित रूप से आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन होता है, डीएनए। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा। तो ए ऑप्शन आप यहाँ पर सही लगाएं। अगला प्रश्न है, डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया? यानी डबल हेलिक्स का मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स का मॉडल होता है, किसने दिया, किसने बताया था? तो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, जॉनसन सॉल्क, वॉटसन एंड क्रिक, स्लाइडेन स्वास। तो निश्चित रूप से वॉटसन और क्रिक साहब ने डबल हेलिक्स मॉडल को प्रतिपादित किए थे। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? तो मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से पुत्र का जन्म होता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पुरुष का एक्स क्रोमोसोम, स्त्री का एक्स, ये नहीं होगा। तो पुत्र होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई क्रोमोसोम्स का होना चाहिए। तो पुरुष में क्या पाया जाता है, एक्स वाई पाया जाता है, और स्त्री में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स। तो पुत्र बनने के लिए क्या होना चाहिए, वाई और एक्स का। तो वाई कहाँ से आएगा, पुरुष से, और औरतों से क्या आएगा, एक्स। तो पुरुष में वाई, औरत में एक्स। जो ऑप्शन इसमें होगा वही सही होगा। तो देखिए डी ऑप्शन आपका सही है, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम मिलने से क्या होता है, पुत्र का जन्म होता है। यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो याद रखें डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शिशु के पितृत्व सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यानी शिशु का पितृत्व मतलब फादर को डिटरमाइन करने के लिए इसमें से किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रोटीन विश्लेषण, डीएनए और फिंगरप्रिंट, गुणसूत्र गणन और डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण। तो अब निश्चित रूप से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शिशु और पितृत्व के सिद्धांत को निर्धारित करता है। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही। तो बी ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण तो जेसी बोस, रॉबर्ट हुक, एसजी खुराना, वॉटसन। तो ये खुराना साहब ने क्या किया था, जीन का आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया था। तो एसजी खुराना याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक
लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, हेक्सले और ड्यूगो डी ब्रीज। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ड्यूगो डी ब्रीज। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, प्रिंसिपल किसने दिया था? ये बहुत ही फेमस थ्योरी है, प्रिंसिपल है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो ड्यूगो डी ब्रीज, लेमार्क, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन। याद रखें, चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से संबंधित हैं, इसके ऊपर किताब भी है, तो मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ें इसको, चार्ल्स डार्विन। तो 34 का क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है? इनमें से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है? निमेशिक झिल्ली, कर्नाभ मांसपेशी, सामने वाले चपटे दांत और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इसमें से अवशेषी अंग कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, तो सामने वाला चपटे दांत, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चपटे दांत अवशेषी अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, डीएनए का प्रमुख कार्य है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय परिवहन, कोशिकीय श्वसन, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। तो डीएनए का प्रमुख कार्य पूछा जा रहा है, तो डीएनए जो होता है आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को ये कैरी करता है, यानी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। इसलिए डीएनए का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवहन हेतु आनुवंशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अभी बताया मैंने, तो जीन, क्रोमोसोम, केंद्रक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीन जो होता है, ये जीन जो होता है आनुवंशिक गुणों का लिए उत्तरदायी होता है, ये कहाँ पर होता है? क्रोमोसोम के ऊपर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाएंगे? बी, क्रोमोसोम्स, जो परिवहन के लिए, जीन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तो बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन सा है? कौन सा आनुवंशिक रोग है? यानी पिता को होगा तो पुत्र को भी होने की संभावना है, ऐसी कौन सी बीमारी है? तो वर्दानता, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम और ये सभी। तो ये सभी बीमारी जो है ये क्या है? आनुवंशिक बीमारी है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वर्दानता उसको कहते हैं जिसको कलर ब्लाइंड कहते हैं। हीमोफीलिया हो गया, जो एक खून से संबंधित बीमारी है, जिसमें एक बार कट खुट जाए तो खून बहते रहता है, रुकता नहीं है बहना। टर्नर सिंड्रोम है, और ये सभी बीमारी क्या है? आनुवंशिक बीमारी है, यानी ट्रांसफ़र होता है प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनुवंशिक रोग ये सभी हैं, कलर ब्लाइंडनेस भी है, हीमोफीलिया भी है, टर्नर सिंड्रोम भी है, और ये सभी। तो ये सभी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, खून बहना बंद नहीं होता है, खून बहते ही रहता है। यदि कट फुट जाए तो खून बहते ही रहता है, ये इसका थक्का नहीं जमता। तीसरा ऑप्शन है, रक्त बनता ही नहीं है, उपरोक्त सभी। तो अभी मैंने बताया हीमोफीलिया में क्या होता है? खून बंद नहीं होता है, यदि कट फुट जाए तो खून बहते ही रहता है, ऐसी बीमारी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? बी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एपिथेलियम, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिकाई उत्तक। तो एपिथेलियम, जिसको हम त्वचा स्किन भी कहते हैं, ऊपर का लेयर होता है एपिथेलियम। तो एपिथेलियम स्किन को भी कहते हैं, स्किन को ही कहते हैं। तो एपिथेलियम यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एपिथेलियम उत्तक जो होता है शरीर को बाहरी सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। एपिथेलियम यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों में इसे फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट करके हमें बताना।
और कहीं त्रुटि दिख रहा हो आपको तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताना, ताकि हम सुधार कर सकें। और आप जो चाहते हो उसी तरह का हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। बस, थैंक यू।